हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो होप कर रही हूँ सभी बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं डिस्कस करने के लिए एक बार फिर से हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई नाम बहुत बड़ा है बट चैप्टर उतना ही ईजी है। तो हमने क्या किया, हमारे आसपास जितने भी मटेरियल हैं उन्हें सिर्फ दो कैटेगरीज में बांट दिया। या तो हमने उन्हें मेटल कहा या कह दिया नॉन मेटल्स। और ऐसा कैसे कह दिया हमने? किसी एक मटेरियल को क्यों मैं कहूंगी कि ये मेटल है और कोई एक मटेरियल नॉन मेटल है? तो उसके लिए हमने जानी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जानी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। हमने देखा कि अगर कोई सब्सटेंस हार्ड है, शाइनी है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है और गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो मेटल होगा। और एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी वो नॉन मेटल होगा। और अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि बेटा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था, वो था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो दिखाई है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर भी ज़रूर देख लो। आज है हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और उसके बाद बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस का। तो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को छोड़ के गई थी एक क्वेश्चन के साथ, और क्या था वो क्वेश्चन? तो भाई मैंने बोला था कि हमने देखा मेटल्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। तो क्या नॉन मेटल्स बिल्कुल यूजलेस हैं? नॉन मेटल्स हमारी मदद नहीं करते? काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया, वो भी करेक्ट। और यही क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज डिटेल में फाइंड करेंगे अपने लेक्चर में। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जिन्हें हमें पता करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उन्हें देख कर, टच करके या फील करके पता कर सकते हैं। देन हमने डिस्कस करी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके लिए हमें करने पड़े कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हमने देखे मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ। ये दोनों हम अपने 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का भी हमारा लेक्चर है। चलो जी, तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ आज के हमारे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई जैसे कि इसका नाम है वैसे ही ये रिएक्शन भी है, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूंगी एक एग्जाम्पल, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है। चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास है बच्चों 5 बीकर्स, और इन 5 बीकर्स में अलग अलग चीजें प्रेजेंट हैं। तो बीकर ए में हमने क्या किया? बीकर ए में हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, हम लोग जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट में हमने डाले जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक
के कुछ पीसेस थे वो हमने बीकर ए में डाल दिए। बीकर बी में भी हमने कॉपर सल्फेट ही लिया, लेकिन इस बार उसके अंदर डाले आयन नेल, आयन की बनी हुई नेल्स बीकर बी में डाल दी। ठीक है, इन दोनों में कॉपर सल्फेट था। नेक्स्ट देखो, बीकर सी में हमने क्या लिया? बीकर सी में हमने लिया जिंक सल्फेट। ये वाइट होता है या कलरलेस होता है। इसके अंदर हमने डाली कॉपर टर्निंग्स, यानी कि कॉपर के पीसेस डाले। देखो ये बिल्कुल उल्टा है हमारे बीकर ए के कंपैरिजन में, जहां हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर का, डाला था जिंक, लेकिन यहाँ हम लोग ले रहे हैं जिंक का सॉल्यूशन और उसमें क्या डाल रहे हैं बच्चों? कॉपर डाल रहे हैं। देन अब बीकर बी में जो हमारा सामान था उसका उल्टा हमने ले लिया। अब आयन का हमने सॉल्यूशन बना लिया और उसके अंदर कॉपर डाल दिया है। ठीक है, और बीकर जो हमारा लास्ट था बीकर ई, उसके अंदर हमने जिंक और आयन एक दूसरे के साथ मिक्स किए। जिंक सल्फेट लिया विच इज कलरलेस, और उसके अंदर हमने क्या डाला? आयन की नेल्स डाली। अब हमें करना है वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। तो इसी के लिए बच्चों मैंने एक रिएक्शन इनमें से आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है विच इज बीकर बी। बीकर बी में जो रिएक्शन हो रहा है वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, देखते हैं। तो क्या लेना है हमें? कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट लिया, ब्लू इन कलर इट इज, तो हमने उसको लेके वाटर के अंदर कर लिया, डिसॉल्व सॉल्यूशन बनाया और डाली एक आयन नेल। वेट किया हमने और उसके बाद देखा कि आयन के ऊपर कॉपर आ गया है और हमारे सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया था? हमारे सॉल्यूशन का कलर हो गया था ग्रीन। देखो ज़रा एक बार और, पहले जब हमने सॉल्यूशन बनाया इट वाज नाइस ब्लू इन कलर, बट थोड़ी देर बाद इसका कलर फेड हो गया और ग्रीनिश कलर आ गया और आयन के ऊपर कॉपर का डिपॉजिट हमको मिला, जबकि बेटा कॉपर सॉल्यूशन में था और आयन हमने बाहर से डाला था। अब देखा कि कॉपर सॉल्यूशन से नेल के ऊपर जमा हो गया। कैसे? क्या ऐसे हमारे बाकी बीकर्स में भी हुआ? चलो देखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा था बेटा, जब हमने अपने जिंक सल्फेट में कॉपर डाला, कॉपर सल्फेट में जिंक डाला, ये ब्लू था कलर में, लेकिन देखो उसका कलर क्या हो गया? फेड हो गया है कलर। और अब सॉल्यूशन को जब हमने टेस्ट किया तो देखा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर हमें नीचे डिपॉजिटेड नजर आया। ये वाला रिएक्शन अभी मैंने आपको दिखाया कि सॉल्यूशन बन गया आयन सल्फेट और हमें क्या मिला डिपॉजिटेड? हमें नेल के ऊपर कॉपर मिला। लेकिन बाकी तीनों बीकर्स में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो पहेली भी यही सोच रही है। पहेली सोच रही है आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बीकर बी। बीकर बी में और बीकर ए में जो हुआ वो मुझे समझ में आ गया, बट बीकर सी, डी और ई में क्या हुआ? सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप लोग भी सोच रहे होगे मैम ये क्या हो रहा है, जो हमने सॉल्यूशन लिया वो बदल कैसे गया? और अगर बदल रहा था तो सारे बीकर में बदलना चाहिए था, सिर्फ 2 बीकर में क्यों बदला? तो इसका आंसर है सिंपल सा, और ये रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना। ऐसे ही हमारे बीकर ए और बीकर बी में हुआ। कॉपर सॉल्यूशन में था, लेकिन जिंक ने क्या किया, खुद सॉल्यूशन में आ गया और कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। सेम ऐसे ही आयन को हमने बाहर से डाला था और ब्लू कलर सॉल्यूशन हमारे बीकर में था, लेकिन आयन ने भी क्या किया, आयन ने कॉपर को हटाया, नेल के ऊपर डिपॉजिट कराया और खुद सॉल्यूशन में आ गया। जगह बदली कि नहीं बदली? तो बस ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखो क्या था, जिंक हमने डाला था कॉपर सल्फेट में, तो क्या हुआ, जिंक बहुत जेलस था, मान लो कॉपर और सल्फेट की फ्रेंडशिप से। ये बहुत जलता था कि इन दोनों की दोस्ती क्यों है, तो इसने सोच लिया कि भाई मैं इनकी लड़ाई कराऊंगा। तो क्या किया, जिंक ने कॉपर और सल्फेट की लड़ाई कराई और सल्फेट से खुद दोस्ती कर ली। भाई क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और हमारा कॉपर बेचारा अकेला रह गया। कर दिया ना कॉपर को डिस्प्लेस, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही हमारे आयन के केस में भी हुआ। आयन भी बहुत जेलस है, आयन ने भी कॉपर और सल्फेट की दोस्ती कराई, लड़ाई कराई और किससे दोस्ती कर ली, खुद सल्फेट से दोस्ती कर ली, हमारे कॉपर बेचारे को अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये जिंक और आयन, इनकी कॉपर से क्या दुश्मनी है जो उस बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर है कि जो हमारा कॉपर है बेचारा, इट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है, यानी कि मान लो ये चालाक नहीं है। और जो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो बहुत चालाक हैं और उसे उसकी जगह से हटा देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सी, डी और ई में कोई चेंज क्यों नहीं आया, इसकी इक्वेशन लिख कर देखते हैं। तो हमने क्या लिया था, हमने जिंक सल्फेट यहाँ लिया था और कॉपर उसमें ऐड किया था। अभी तो मैंने आपको बताया कि कॉपर रिएक्टिव नहीं है, कॉपर तेज नहीं है, वो बहुत शरीफ सा है बेचारा, तो वो इन दोनों की लड़ाई कराता ही नहीं है और हमारा सॉल्यूशन एज इट इज रहता है जैसे कि हमने बनाया था। तो ये हुआ बीकर सी का केस। अगर अब बीकर डी की बात करूं, बीकर डी में क्या हुआ, बीकर डी में हमने लिया था आयन सल्फेट और उसके अंदर कॉपर डाला। अभी मैंने आपको बताया कॉपर बेचारे शरीफ है, कुछ नहीं करेगा और ये हमारा सॉल्यूशन सेम टू सेम रहेगा। लेकिन रही बात बीकर ई की, उसमें तो कॉपर है ही नहीं। बीकर ई में तो हमने कॉपर डाला ही नहीं था, हमने तो सिर्फ जिंक और आयन लिया था। ज़रा बीकर ई की इक्वेशन हम लोग लिखें तो हमने लिया था जिंक सल्फेट और इस बार आयन डाला। ये दोनों क्या कर रहे थे, जब कॉपर के साथ थे तो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को हमने एक साथ लिया तो भी देखा कि कोई चेंज नहीं आया। तो जल्दी से बताओ इससे आप क्या समझ सकते हो, जिंक, कॉपर और आयन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी से बताओ, सबसे ज़्यादा तेज कौन है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से। जब हमने जिंक और आयन को एक साथ लिया तब भी कोई चेंज नहीं मिला, विच मीन्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर कौन है?
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। अब मैम इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए ये है एक रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अभी हमने किन तीन के बारे में बात करी? हमने देखा जिंक को, हमने देखा आयरन को और देखा कॉपर को। तो जब हमने इन तीनों को देखा तो हमें पता चल गया रिएक्शन से कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, उससे कम आयरन है और सबसे कम कॉपर था। क्लियर? तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ऊपर जो लिखा है वो मोस्ट रिएक्टिव है और सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो पोटेशियम और सोडियम बच्चों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव हैं हमारे सिल्वर और गोल्ड। इसको याद रखने के लिए भी हमारे चैनल पर एक शॉर्ट प्रेजेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक शॉर्ट दिखाया। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए भी एक शॉर्ट है, तो अगर आपको लर्न करनी है रिएक्टिविटी सीरीज वो जल्दी से जाकर देखेंगे। तो क्या है, ये आप उसको लर्न कर सकते हो। जैसे कि इसके लिए मैंने बना दिए थे कुछ वर्ड्स, कल नैन्सी कैंडी मांगने आई ज़रा सी, फिर पंजाब हरियाणा चली गई सिल्वर गोल्ड लेने। ऐसे एक लाइन याद करो और आपको ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट मेटल्स याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो जाता है कंप्लीट। क्या समझा हमने? हमने समझा कि ये सारा खेल है रिएक्टिविटी का। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को टिकने नहीं देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद जाकर उसकी जगह ले लेगा। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे मेटल्स के यूजेस की, जिसके बारे में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में। तो भाई मेटल्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये मेटल्स क्या बनाने में काम नहीं आते। इनसे भाई हम लोग मशीनरी बनाते हैं, इतनी सारी मशीन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, हमारे घरों में यूज होने वाले बर्तन, वाटर बॉयलर्स, एंड दिस लिस्ट इज एंडलेस। इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं हम लोग मेटल से, क्योंकि मेटल के अंदर इतनी सारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, सोनोरस भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं, शाइनी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, जिससे लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। कितने सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं मेटल्स में, और इसी वजह से एक्सटेंसिवली इनका यूज़ किया जा रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, या आप हमारे घर में ही देख सकते हो कितनी सारी चीज़ों में आपको मेटल यूज़ होता हुआ दिखेगा। इवन आप अपने घर में अगर फ्रूट्स काट रहे हो तो आपकी नाइफ मेटल की बनी हुई है, खाना जिन बर्तनों में खा रहे हो या पका रहे हो वो भी मेटल के ही बने होते हैं। और किसी मटेरियल के बर्तन में तो खाना नहीं बनाते हैं ना हम लोग सिवाय मेटल के। लेकिन क्या बेचारे नॉन मेटल्स को हमने अलग कर दिया है? क्या उनका कोई यूज़ नहीं है? उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट यूज़ है जितने कि हमारे मेटल्स का है। चाहे वो मेलिएबल ना हो, डक्टाइल ना हो, कंडक्टर ना हो, फिर भी दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइव्स। जैसे कि हम लोग किसके बिना नहीं रह सकते? क्या है हमारी लाइफ लाइन? ऑक्सीजन है, सिर्फ हमारी नहीं, एनिमल्स की भी। और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल है,
non-metal essential for our life which all living beings inhale during breathing. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जिसके बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है. देन नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स के बारे में आप सभी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में. हम लोग अपने प्लांट्स की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में दे सकते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स किसके बने होते हैं? फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो NPK है यहाँ पर, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. पोटेशियम को हटा देते हैं, पोटेशियम हमारा मेटल है, बट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो हमारे नॉन मेटल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स के. Then non-metal is used in water purification process. पानी को प्योरीफाई करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग पानी का करते हैं क्लोरीनेशन. क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं. और क्लोरीनेशन किससे करा जाता है? क्लोरीनेशन किया जाता है क्लोरीन की मदद से. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग क्लोरीन की बात कर रहे हैं. देखा कितने इंपॉर्टेंट यूजेस हैं नॉन मेटल्स के. उसके बाद नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. एक पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है जिसे वुंड्स पर लगाया जाता है एक एंटीसेप्टिक के तौर पे. जैसे कभी चोट लग जाती है तो पहले के ज़माने में एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाया जाता था. अब तो हमारे पास बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं एंटीसेप्टिक, बट पहले एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग एक पर्पल सॉल्यूशन यूज़ किया करते थे, और वो क्या है? वो है आयोडीन. आयोडीन में डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसे वुंड्स पर लगाया जाता था. इतना ही नहीं, हमारे नॉन मेटल्स क्रैकर्स में भी यूज़ होते हैं. तो क्रैकर्स में यूज़ हम लोग करते हैं इन्हें अलग अलग कलर देने के लिए. जो डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो अलग अलग नॉन मेटल्स से आते हैं. तो कितने सारे यूजेस हमने नॉन मेटल्स के भी देखे, और जितने डिस्कस किए हैं उससे कहीं ज़्यादा और यूजेस होते हैं. तो बच्चों, हमने जान लिया कि सिर्फ मेटल्स ही नहीं, नॉन मेटल्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं. और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका आज का टॉपिक था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ समझ आ गया है तो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा. सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपको समझ में आया है तो उन्हें भी भेज दो ताकि वो लोग भी समझ सकें. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर ऐसे ही आप कंटेंट लेते रहना चाहते हैं तो. ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. हम लोग ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे. तो आज की क्लास को करते हैं यहीं फिनिश. मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.